नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 7-8 वीडियो पहले मैंने आपको पूरे पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया था और उसी के अंतर्गत इसका जो पहला चैप्टर है अपठित बोध का, उसमें गद्यांश के कुछ उदाहरण दे चुका हूं, पद्यांश के उदाहरण दे रहा हूं। तो देखें, अपठित बोध काव्यांश बहुचयनात्मक प्रश्न। इसमें क्या होगा कि आपको कोई ऐसी कविता दी जाएगी, अगर आप 10वीं का इम्तहान दे रहे हैं, जो शायद आपने न पढ़ी हो, और उसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना होगा, और ये उत्तर भी बहुचयनात्मक होंगे, अर्थात 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से एक सटीक उत्तर पर आपको निशान लगाना है। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि सबसे सटीक हो सकता है क ख ग घ में चारों सटीक हो, लेकिन सबसे सटीक उत्तर ही सही माना जाएगा, और इसका निर्धारण प्रायः प्रश्न पत्र निर्माता करता है। तो इसके लिए क्या करें कि एक बार पूरे पद्यांश को पढ़ लें, आँख मूंद करके सोचें, तो जो सारांश बचेगा उसी को केंद्र में रख करके आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये दूसरा काव्यांश है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिर का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो समझ में आ गया होगा कि किसी पर्वतीय प्रदेश में वर्षा हो रही है, जिसके कारण प्रकृति का स्वरूप बार बार बदल जाता है। जो पर्वत है वो बहुत बड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि वो बार बार अपने हजारों आँखों को खोल करके और नीचे जो महाजल फैला हुआ जल का विस्तार है उसे देख रहा है। उसी में एक बड़ा सा तालाब है जिसमें उसका चित्र बन रहा है, और साथ ही झरते हुए झरने जो हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत के गौरवगान कर रहे हैं। तो अब इसमें देखें कि जो प्रश्न है वो बहुत सरल से हैं। नंबर 1, प्रश्न 1 है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। पर्वत प्रदेश में पावस सही है, पावस ऋतु ये भी सही है, प्रकृतिवेश ये भी सही है, झरते निर्झर ये भी सही है, चारों सटीक है। लेकिन इसमें जो मूल चर्चा की गई है वो की गई है पर्वत प्रदेश में पावस। तो मेन जो किया गया है वो इसका सटीक उत्तर ही होगा। मेखलाकार पर्वत अपार, तो एक मेखला लंबी श्रृंखला के रूप में जो बड़ा पर्वत है, किसकी चर्चा की गई है? तो मलयागिरी जो दक्षिण भारत की तरफ है, हिमालय जो उत्तर भारत में है, नीलगिरी जो दक्षिण भारत में है, और चित्रकूट जो मध्य भारत में है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो चित्र खींचा गया है वह हिमालय का है, क्योंकि सबसे विराट वही है, और वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पर्वत भी वही है। अपने सहस्र दृग, अपने हजारों आँखें जो पुष्प के रूप में फार करेंगे, मैंने खोल करके। तो आया है कि सहस्र का अर्थ क्या है? तो सहस्र का अर्थ 100 नहीं होगा मित्र, 1000, 10,000 और 1000। तो ध्यान रखें कि सहस्र दृग सुमन फार, तो यहाँ सहस्र का अर्थ जो होगा वो 1000 नहीं बल्कि हजारों, क्योंकि ये 1000 जो है एक सांकेतिक है। 1000 यहाँ भी है, लेकिन ध्यान रखें कि हजारों माने यहाँ अगणित दे दिया गया है। तो इससे क्लियर हो जाएगा बहुत सी आँखें। आ गया है हिमालय से किस पवित्र नदी का? तो हिमालय से गंगा यमुना दोनों निकलती हैं, समझे आपने, लेकिन पवित्र नदी जो सबसे ज़्यादा मानी गई है वो गंगा। हालांकि यमुना कम पवित्र नहीं है। अगर गोदावरी या उक्त सभी में का और खा दिया गया होता तो वो उत्तर होता। और इसके बाद आया हुआ है झरते हैं झाग भरे निर्झर, तो निर्झर से आशय है झरना, क्लियर है। झरझर बिना झरे या निर्झर ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये का होगा। तो इस तरह से उत्तर होंगे। पहले का का, दूसरे का खा, तीसरे का खा, चौथे का
और 5वीं तक का, तो थोड़ा सा कोशिश करें और देखें। बहुत सरल ये पद्यांश था। आशा है कि इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।